वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 2 का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 5वां पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर का शीर्षक है मैं क्यों लिखता हूँ। मैं क्यों लिखता हूँ इस पाठ का यह सेशन नंबर 4 है। इसके पहले भागों में हमने देखा था कि लेखक हमें बता रहे कि विज्ञान का किस प्रकार से दुष्परिणाम हुआ, और जब हिरोशिमा में जब उन्होंने वह जीव की हानि देखी तो उन्होंने सिर्फ बौद्धिक विवशता के कारण या बौद्धिक तत्व के आधार पर उन्होंने लेख लिखे, लेकिन उसमें उन्होंने कविता नहीं लिखी, क्योंकि कविता जो होती है वह उनका मानना है कि वह आत्मिक या आंतरिक विवशता की वजह से होती है, इसलिए उन्होंने वह कविता नहीं लिखी। आगे भी वह उनके लिखने के पीछे क्या तत्व है, क्या कारण है, वह बता रहे हैं। उसको हम पाठ के अगले परिच्छेदों के द्वारा देखते हैं। लेखक आगे बताते हैं कि जापान जाने का अवसर मिला तब हिरोशिमा भी गया और वह अस्पताल भी देखा जहां रेडियम पदार्थ से आहत लोग वर्षों से कष्ट पा रहे थे। अब देखिए, लेखक कह रहे कि उस समय जब हिरोशिमा पर अणुबॉम्ब का वह दुष्परिणाम हुआ था तब वो जापान गए थे, और जापान जाने जो अवसर मिला था तब वह हिरोशिमा गए और वहां पर जाकर अस्पताल में जो लोग घायल हुए थे उन घायल लोगों को, जख्मी लोगों को जो अस्पताल में रखा गया था उसके इलाज के लिए, तो वहां पर जाकर उन लोगों को मिलने के लिए गए तो उनका जो कष्ट जो पा रहे थे उनको देखकर लेखक कहते हैं कि वह मैंने प्रत्यक्ष अनुभव लिया, अपने आंखों से उनको उसके कष्ट को, उनकी पीड़ा को देखा। इस प्रकार प्रत्यक्ष अनुभव भी हुआ, पर अनुभव से अनुभूति गहरी चीज है। अब देखिए यहाँ पर लेखक क्या कह रहे हैं कि अनुभव से अनुभूति गहरी चीज है, कम से कम कृतिकार के लिए। अब देखिए, अनुभव और अनुभूति, इसमें क्या फर्क है, और अनुभव से अनुभूति गहरी चीज कैसे है। अब लेखक यहाँ पर बताना चाहते हैं कि जो हम अनुभव लेते हैं तो वह प्रत्यक्ष अनुभव होते हैं, लेकिन हर अनुभव को हम महसूस नहीं करते, उसको आंतरिक पीड़ा के द्वारा व्यक्त नहीं करते, उसको संवेदनाओं को, उसकी पीड़ा को, उसके दर्द को महसूस नहीं करते हैं। जो हम बहुत सारे अनुभव लेते हैं उसमें से जो हमारे मन को छू जाती है, जो हमें दर्द देती है, और जब वह दर्द, हमारी पीड़ा हमारे आंतरिक संवेदना के रूप में बाहर उमड़ती है, तब हम उसे अनुभूति कहते हैं। इसलिए लेखक कहते हैं कि अनुभव से अनुभूति गहरी चीज है, और कम से कम कृतिकार के लिए तो हर कृतिकार के लिए अनुभव से ज्यादा अनुभूति बहुत अधिक महत्वपूर्ण रखती है। यहाँ पर देखिए, लेखक कहते हैं कि जो भी कृतिकार होते हैं बहुत संवेदनशील होते हैं, भले ही उनको खुद को कुछ चीजों का एहसास नहीं होता, लेकिन दूसरों को देखकर वह पीड़ा होती है और वह अपने लेखन शैली में लिख सकते हैं। जैसे कि देखो, अब अगर किसी दुर्घटना हो जाती है और दुर्घटना होने के बाद जो व्यक्ति को दुख होता है, वह व्यक्ति के दुखों को जो व्यक्ति एहसास करके उसको लिखित रूप में लिखता है वही कलाकार होता है। अब कलाकार जो देखो दूसरों के दुखों को लिखता है तो वह भले ही उन्होंने अनुभव नहीं किया होता है, लेकिन उन अनुभवों को, उन दुखों को, दर्दों को वह महसूस करता है, उसके भावनाओं में वो आता है, आंतरिक भावनाएं उसकी उससे जुड़ जाती है, इसलिए तो वह सारे दुखों को, पीड़ा को अनुभूति के रूप में लिखता है। अब देखिए, अगर किसी को खाना बनाते समय जो अग्नि की ज्वाला होती है उससे हाथ जल जाता है, तो हाथ जलने के बाद जो पीड़ा होता है, जो दर्द होता है, उसे जिसको वो जला जाता है, जिसका हाथ, उसको भी दर्द महसूस होता है, लेकिन जो लेखक उस दर्द को महसूस करता है, उसकी अनुभूति करता है, तभी वह लिखित रूप में लिख पाएगा। तो यहाँ पर लेखक यही कहना चाहते हैं कि अनुभव से अनुभूति गहरी चीज है। कम से कम कृतिकार के लिए अनुभव तो घटित का होता है, पर अनुभूति संवेदना और कल्पना के सहारे उच्च सत्य को आत्मसात कर लेते हैं, जो वास्तव में कृतिकार के साथ घटित नहीं हुआ है। अब देखिए, यहाँ पर लेखक अनुभव और अनुभूति, इसमें क्या फर्क होता है उसका वर्णन
कर रहे हैं कि अब लेखक कहते कि अनुभव तो घटित होता है पर अनुभूति संवेदना और कल्पना के सारे उस सत्य को आत्मसात कर लेती है। अब यहाँ पर लेखक अनुभव और अनुभूति इसका फर्क बता रहे कि अनुभव तो घटित होता है कि हर कोई देखो प्रत्यक्ष रूप में बहुत सारे प्रसंगों का घटनाओं का अनुभव लेते हैं, लेकिन अनुभूति में क्या होता है कि संवेदना होती है, कल्पना होती है, वह सृजनात्मक होती है, वह दर्द होती है, वह पीड़ा होती है और उसके सहारे ही उस सत्य को आत्मसात कर लेती है जो वास्तव में कृतिकार के साथ घटित नहीं होता है। अब देखिए जो रचनाकार होता है, लेखक होता है या जो कृतिकार होता है वह जरूरी नहीं है कि उस दर्द को उसने सच में अनुभव किया होगा। जैसे कि मैंने बताया कि आज मुझे जला है, लेकिन किसी जले हुए व्यक्ति के बारे में अगर रचनाकार को लिखना है तो वह उसके खुद को जलाने की कोशिश नहीं करेगा, लेकिन उसके अंदर वह संवेदना होती है, वह सृजनात्मक होती है, वह कल्पना होती है और वह उस सत्य को लिखने का आत्मसात करने का जो कला होती है उसके अंदर होते है। कि जैसे देखो जो हरिवंश राय बच्चन इनकी जो मधुशाला कविता है उसमें तो उन्होंने शराब के बारे में या शराबी के बारे में वर्णन किया है, तो उन्होंने तो कभी शराब को छुआ भी नहीं था, लेकिन उन्होंने प्रत्यक्ष अनुभव के बजाय वहां पर अनुभूति संवेदना और कल्पना को व्यक्त किया है। और देखो ना प्रेमचंद इनकी की बहुत सारी कहानियां है कि वह अब कफन इस कहानी को देखो, उन्होंने देखो किस प्रकार से भले ही उनकी आर्थिक परिस्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन उनके हर पात्र में उन्होंने आत्मिक संवेदना और कल्पनात्मकता की सृजनता की है। और उसे ऐसा नहीं कि उन्होंने आत्मसात किया था, उन्होंने अनुभव नहीं लिया होगा हर पात्र को, लेकिन उन्होंने उनके आंतरिक संवेदना और कल्पना को सत्य में आत्मसात करके अपने कलाकृति में लिखी है। जो आंखों के सामने नहीं आया, जो घटित के अनुभव में नहीं आया, वही आत्मा के सामने ज्वलंत प्रकाश में आ जाता है, तब वह अनुभूति प्रत्यक्ष हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर लेखक क्या कहता है कि जो कभी हमने अनुभव नहीं किया, जो घटित के अनुभव में नहीं आता, वह आत्मा के सामने ज्वलंत प्रकाश में आ जाता है। जैसे कि प्रेमचंद द्वारा लिखे गए हर पात्र को उन्होंने महसूस नहीं किया, उन्होंने अनुभव नहीं किया, लेकिन उस सत्य को उन्होंने आत्मसात किया और प्रत्यक्ष अनुभूति ली। अनुभूति प्रत्यक्ष। अब देखिए अनुभव प्रत्यक्ष और अनुभूति प्रत्यक्ष इसमें फर्क है कि प्रत्यक्ष अनुभव लेने के बाद भी बहुत सारे लोग उस सृजनात्मक कलात्मकता की रचना नहीं कर सकते, लेकिन लेखक रचनाकार और जो कलाकार होते हैं उनमें वह दैविक शक्ति होती है, वह सृजनात्मक कला होती है कि वह अनुभूति प्रत्यक्ष से अपनी कलाकृति की निर्मित कर सकते हैं। जैसे कि मधुशाला हरिवंश राय बच्चन इनकी या प्रेमचंद जी की जितनी भी कहानियां हम पढ़ते हैं, उसे जब हम लेखक ने तो लिखा ही इतनी आत्मिक प्रेरणा से, लेकिन जब हम उसे पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि हमें भी वह तो आत्मिक अनुभव लगता है ना, अनुभूति प्रत्यक्ष दिखाई देता है कि हमें भी ऐसा लगता है कि वह अनुभव हम ले रहे, वह दर्द, उस पीड़ा को हमने सच में अनुभव किया है। तो इस प्रकार वह अनुभूति प्रत्यक्ष हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर बौद्धिक अनुभव और अनुभूति प्रत्यक्ष का उदाहरण आगे लेखक बता रहे हैं। तो हिरोशिमा में सब देखकर मैं तत्काल कुछ लिखा नहीं, क्योंकि इसी अनुभूति प्रत्यक्ष की कसर थी। अब लेखक कहते हैं कि मैंने बौद्धिक स्तर पर तो लेख लिख लिए, लेकिन मैंने उसे हिरोशिमा में जब वो गए, वहाँ की जीव हानि के बारे में देखा, वहाँ के लोगों के पीड़ा को, दर्द को उन्होंने देखा, लेकिन उसको उन्होंने तत्काल में नहीं लिखा, क्योंकि अनुभूति प्रत्यक्ष उनके जीवन में कम थी। वह अनुभूति प्रत्यक्ष उनको उस समय नहीं महसूस हुई थी। फिर एक दिन क्या हुआ कि एक दिन वही सड़क पर घूमते हुए देखा कि एक जले हुए पत्थर पर एक लंबी उजली छाया है। विस्फोट के समय कोई वहां खड़ा रहा होगा और विस्फोट से बिखरे हुए रेडियम धर्मी पदार्थ की किरणें उसमें रुद्ध हो गई होगी। जो आसपास के आगे बढ़े गई, उन्होंने पत्थर को झुलसा दिया। जो उस व्यक्ति पर अटकी, उन्होंने उसे भाप बनाकर उड़ा दिया। इस प्रकार समूची ट्रेजेडी जैसे पत्थर पर लिखी गई। अब देखिए लेखक कहते कि जब जापान से वह जाने का अवसर मिला तो हिरोशिमा में उस अस्पताल में गए जहां पर जो पीड़ित लोग थे उन पर इलाज हो रहा था, लेकिन उस समय उन्होंने कुछ लिखा नहीं, क्योंकि उनको प्रत्यक्ष अनुभूति प्रत्यक्ष नहीं था। लेकिन वो कहते कि एक दिन क्या हो गया था, वो सड़क पर जा रहे थे, सड़क पर उन्होंने क्या देखा, एक बड़ा सा जला हुआ
पत्थर देखा और उस जले हुए पत्थर को देखकर उन्होंने अंदाजा लगा लिया है कि वह जो विस्फोट हुआ था उस समय वह पत्थर वहीं पर खड़ा रहा होगा। और विस्फोट में जो रेडियम धर्मों के किरणों से जो बिखरा हुआ था वहां पर क्या हुआ होगा कि उस पत्थर को उस रेडियम धर्म के पदार्थों ने और किरणों ने जला दिया होगा, झुलसा दिया होगा। और उस समय क्या हुआ होगा कि कोई व्यक्ति उस स्थान पर खड़ा रहा होगा और उस व्यक्ति को, अब देखिए लेखक क्या कहना चाहता है कि जिस समय रेडियम धर्मी पदार्थों की किरणों का असर उस पर वहां पर हो रहा था, उस व्यक्ति को जलाकर बाप बना दी गई होगी और वह बाप, उस व्यक्ति की जो बाप थी वह उस पत्थर पर जाकर अटकी हुई होगी और जो उस व्यक्ति पर अटकी उन्होंने उसे भाप बनाकर उड़ा दिया होगा और इस प्रकार समूची ट्रेजेडी जैसे पत्थर पर लिखी गई। और लेखक कहते हैं कि वह दुखद घटना जैसे उस पत्थर पर लिखी गई है। देखो यहाँ पर लेखक ने चित्र भी दिया गया है कि जो पत्थर था वो तो पूरा जला गया था, काला हो गया था, लेकिन उस जले हुए व्यक्ति की जो बाप बनी थी उस पत्थर पर जाकर चिपक गई थी। और जब लेखक ने उस दृश्य को देखा तो उसकी अनुभूति, उसकी पीड़ा, उसकी दर्द को लेखक ने महसूस किया और उसका जो असर लेखक पर हुआ वही उनकी अनुभूति प्रत्यक्ष के रूप में सामने आ गई। आगे लेखक कहते हैं कि उस छाया को देखकर जैसे एक थप्पड़ सा लगा, अवाक इतिहास जैसे भीतर कहीं सहसा एक जलते हुए सूर्य सा उग आया और डूब गया। अब देखिए लेखक कहते हैं कि मैंने जब वहां पर हिरोशिमा में जो वह अपघात हुआ था, मैंने पढ़ा, लिखा, सुना, प्रत्यक्ष जाकर वहां के लोगों के दर्द को मैंने देखा, प्रत्यक्ष अनुभव लिया। लेकिन जब मैंने उस पत्थर पर उस बाप बने हुए व्यक्ति के चित्र को मैंने देखा तो ऐसा लगा जैसे कि किसी ने मुझे जोर से थप्पड़ लगा दिया हो। मेरे जीवन में सूरज का प्रकाश आया और चला गया। मैं कहूँ कि उस क्षण में अणुविस्फोट मेरे अनुभूति प्रत्यक्ष में आ गया। और उस समय लेखक कहते हैं कि उस पत्थर पर जो आकार आया हुआ था बाप के रूप में उस मनुष्य का, उस व्यक्ति का, जब मैंने उसे देखा तो मैंने उसे प्रत्यक्ष अनुभूति के रूप में महसूस किया। एक अर्थ में मैं स्वयं हिरोशिमा की विस्फोट का भोक्ता बन गया। और जब मैंने उस दृश्य को देखा तो ऐसा लगा कि मैंने उस सामने हिरोशिमा विस्फोट का जो दृश्य है उसका मैं साक्षात अनुभव मैंने खुद लिया है और इस प्रकार उस मेरे सामने वह प्रसंग घटित हुआ ऐसा मैं महसूस करने लगा। इसी में से वह विवशता जागी, भीतर की आकुलता बुद्धि के क्षेत्र से बढ़कर संवेदना के क्षेत्र में आ गई और फिर धीरे धीरे मैं उसे अपने को अलग कर सका। और अचानक, अब देखिए लेखक कहते हैं कि जब मैंने उस घायल लोगों को, व्यक्तियों को देखा तो मैंने सिर्फ उसका अनुभव लिया, लेकिन अनुभूति प्रत्यक्ष वहां पर जागृत नहीं हुई। लेकिन जब मैंने वह पत्थर पर काले भाप के रूप में जो मैंने आकृति देखी थी उससे क्या हो गया, ऐसा लगा कि मैंने हिरोशिमा विस्फोट का प्रत्यक्ष अनुभव लिया है, प्रत्यक्ष मैंने उसको महसूस किया है और तब मेरी आंतरिक व्यवस्था जागृत हो गई। भीतर की व्याकुलता, मेरी व्याकुलता जागृत होगी और बुद्धि के क्षेत्र से बढ़कर वह संवेदना के रूप में आ गई और फिर धीरे धीरे मैं उसे अपने को अलग कर सका। अब इस अनुभूति प्रत्यक्ष से मुझे बाहर आने में थोड़ा समय लगा और अचानक एक दिन मैंने हिरोशिमा पर कविता लिखी, जापान में नहीं, भारत लौटकर रेलगाड़ी में बैठे बैठे। अब देखिए लेखक कहते हैं कि जब मैंने लेख लिखे तो बौद्धिक स्तर पर लिखे थे, लेकिन जब मैंने हिरोशिमा पर जो कविता लिखी वह जब मैंने प्रत्यक्ष अनुभूति प्रत्यक्ष की, आंतरिक विवशता को मैंने जागृत किया, मेरी संवेदना, मेरी पीड़ा उस पर उभर कर आई, तब मैंने जाकर वह कविता लिखी। यह कविता अच्छी है या बुरी इससे मुझसे मतलब नहीं है, मेरे निकट वह सच है क्योंकि वह अनुभूति प्रसूत है। यही मेरी निकट महत्व की बात है। अब देखिए यहाँ पर लेखक कहते हैं कि यह कविता अच्छी है या बुरी उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मेरे निकट का वह सत्य है कि अनुभूति प्रस्तुत के मैंने सब। लेखक कहते हैं कि यह कविता अच्छी है या बुरी है इससे मुझे कुछ मतलब नहीं है, मेरे निकट वह सच है क्योंकि वह अनुभूति प्रस्तुत है। यही मेरे निकट
महत्व की बात है। अब लेखक कहते हैं कि जो हिरोशिमा पर मैं कविता लिखी वह अच्छी है बुरी, उसे मुझे कुछ लेना देना नहीं। सत्य तो यह है कि वह मैंने प्रत्यक्ष अनुभूत, मेरे मन में जन्म ली हुई कविता है। वह मेरे बौद्धिक स्तर पर नहीं, वह मेरी आंतरिक व्याकुलता है, वह मेरी आंतरिक पीड़ा है, वह मेरी आंतरिक भावना है, आंतरिक संवेदना है, और वह मेरी अनुभूति प्रस्तुति अर्थात मेरे अनुभूति ने जन्म ली गई वह कविता है, और वह सच से निकट है, और इसीलिए वह मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, और इसलिए यह मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वह अच्छी बुरी से मुझे लेना देना नहीं है, वह मेरे आंतरिक विवशता की वजह से मैंने लिखी हुई कविता है। अगर आप चाहे इस कविता को पढ़ना चाहते हैं तो आपकी किताब के नीचे यह कविता लिखी हुई है, आप उसे पढ़ेंगे तो आप भी उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति को एहसास करेंगे। तो अब तक हमने जो परिच्छेद पढ़े उसमें आए हुए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। देखते हैं कठिन शब्दों का अर्थ। ज्वलंत जलना, रुद्ध बंद होना फंसना, समूची सारी, ट्रेजेडी दुखद घटना, अवाक मौन चुप्पी, सहसा अचानक, क्षण पल, भोगता भोगने वाला, आकुलता व्याकुलता बेचैनी, प्रसूत उत्पन्न। तो बच्चों अब तक हमने देखा कि लेखक के मन में जो प्रश्न आया था कि वह क्यों लिखते हैं, तो उसके पीछे उन्होंने दो कारण बताए थे। एक तो बाहरी दबाव और दूसरा था आंतरिक विवशता। तो उन्होंने अपने लिखने का कारण आंतरिक विवशता अर्थात अनुभूति प्रत्यक्ष, अनुभव और अनुभूति प्रत्यक्ष, इसमें फर्क बताया। तो इस प्रकार यह पाठ यहीं पर खत्म होता है। धन्यवाद।